नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में पिछले 3 दिन में जो दंगे हुए उसने हम सबको दुखी किया, परेशान किया, चिंता में डाला। अब हालात काबू में हैं। आज दिन भर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन तनाव बरकरार है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दंगों के पीछे साजिश किसने की, कैसे की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक हिम्मत की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ऐसी तस्वीर जो इस देश में पहले कभी किसी ने नहीं देखी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल आज दंगे वाले इलाकों में सड़कों पर दिखाई दिए। वो सकरी गलियों में गए। ये वो इलाके थे जहां सबसे ज्यादा आग भड़की थी। अजीत डोवल ने काबिले तारीफ काम किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उन इलाकों में लोगों से बात की जहां लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, डरे हुए थे। डोवाल का ये विजिट प्री प्लान नहीं था। अजीत डोवाल के सिर पर न कोई हेलमेट था, न उनकी छाती पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी। उनके आसपास सिक्योरिटी तो थी, लेकिन इन इलाकों में जहां दंगा हुआ हो, इस तरह से जाना बड़ी हिम्मत की बात थी। आप जब देखेंगे अलग अलग इलाकों में जाकर अजीत डोवाल ने लोगों से किस अंदाज में बात की, कैसे लोगों को भरोसा दिलाया, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मौजपुर की तस्वीर दिखाता हूं। यह उन 4 इलाकों में से है जहां पर पुलिस ने कर्फ्यू लगाया, जहां हिंसा बहुत तेजी से भड़की, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। कल तो यहां पुलिस को हालात काबू में करने के लिए टीयर गैस के गोले दागने पड़े थे, इतनी हालत खराब थी। आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल सबसे पहले इसी इलाके में गए। वो इस इलाके की छोटी छोटी गलियों में घूमे, लोगों के घर के बाहर पहुंच गए, लोगों से बात की, उन्हें हिम्मत दी। अजीत डोवल का ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखने लायक था। और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उन्हें भी अजीत डोवल ने समझाया। भारत माता की जय। भारत माता हम सबकी है। ये आपके गली मोहल्ले में आपके साथ में जितने लोग रहते हैं, इन सब के साथ में सौहार्द रहना, इन सब के साथ में और हर एक को अपने साथ में रखना। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा है, ये नारेबाजी जो है इससे नहीं, ये जो नारेबाजी इससे किसी का लाभ नहीं होता। अगर भारत माता को प्रेम करते हैं, भारत माता के लिए अपने दोस्तों को, अपने जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ एक प्रेम की भावना से रहना चाहिए। आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं दूर जा रहा हूँ। नहीं, किसी तरह नहीं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अपने आप को इसी तरह की बात सबके लिए यहाँ पर खाए भी सबके लिए है और खाए भी सबके लिए, सबके साथ हाँ पीछे आओ। जब आपके जितने खाया लोग हैं, जितने जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं, सबके साथ जरा सा भी कोई तकलीफ हो आप पता नहीं। सारी की सारी फोर्स अब ये यहाँ पर इसीलिए लगी है ताकि आप लोगों की सुरक्षित किया जाए। क्या नाम है आपका? रामपाल। कहाँ नहीं रहते हो? ऐसे कोई किसी तरह का सुरक्षा की भावना तो नहीं। भाई साहब आए जब खत्म मैनेजर हमारा तो हार्ट फेल हो जाता है। नहीं, कोई नहीं हार्ट फेल होता। इतना कच्चा हार्ट मत रखा करो जो फेल हो जाए। सर आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं। आप आ गए, हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग कर रहे हैं और ये है कि प्रेम की भावना बना करके सबके साथ में अपने लोगों के साथ, ये हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है, देश को मिलकर आगे बढ़ाना है। हम लोगों को अलग अलग सूरतों में बट करके है ये देश को पुलिस के साथ मदद करें, कानून के साथ बातों को करें और कानून के साथ करें। आप लोग अजीत डोवल लोगों से कह रहे थे कि भारत माता की जय के नारे लगाने चाहिए, हम सब एक हैं, लेकिन नारे लगाने से यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। जय श्री राम के नारे लगाने वालों को भी उन्होंने रोका और सब लोगों से कहा कि आप प्रेम से रहिए, मिलकर रहिए। अजीत डोवल जब गलियों से गुजरे, रास्तों से निकले, तो लोगों के बीच विश्वास पैदा होने लगा।
लोगों को लगने लगा कि सरकार हमारे साथ है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई दंगा फसाद नहीं होगा। वो ऐसा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी। हम लोग यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी शक्ति आप लोगों की अपनी उसकी शक्ति होती है। आप लोग पड़ोस में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, इनके साथ में भाई बहन के साथ में रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हम तो बहुत संयम बनाए हुए हैं, कानून बना रखा है, बहुत संयम बना रखा है, मेंटेन करेंगे। पुलिस फोर्स यहाँ पर कानून मेंटेन करने के लिए है। किसी को ना कोई डरने की जरूरत है, ना कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब जो हो गया सो हो गया। जी आप थोड़ा बस जी जो हो गया वो तो हो गया। It's totally under control. People are happy. People are satisfied. And people are living in peace and love. Any message to the people on the other side who feel that there is a fear? There is no matter. So the situation is under control, sir. People need to contain it. Have confidence in the law enforcement agency. पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस स्टडी के साथ कर रही है। So the situation is under control. तरफ जो है पूरी वो है, आइटम साहब ने पूरा एक चीज का अरेंजमेंट किया, एक गली के अंदर आप देखिए, आप लोगों से अजय डोवल बार बार लोगों से कह रहे थे डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस वहाँ मौजूद है, पुलिस अपना काम कर रही है। डोवल ने उन इलाकों का दौरा किया जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों का। मौजपुर के बाद घोंडा इलाके में जाकर लोगों से मिले और उसके बाद ब्रह्मपुरी की तरफ रुख किया। ब्रह्मपुरी में भी पिछले 2 दिन में ज़बरदस्त हिंसा हुई है। लोग बता रहे थे कि रात रात भर फायरिंग की घटनाएं होती रही और लोग इतनी दहशत में थे कि घरों में खुद को कैद कर लिया, कोई घर से बाहर नहीं निकला और दंगा करने वालों ने तो प्रॉपर्टी का जबरदस्त नुकसान किया। आगे के लिए अहमदाबाद के लगा रहे हैं आप लोगों को अलर्ट हो, लोगों के साथ थोड़ा क्लोज यहीं आप लोगों ने रहना है, यहीं आप लोगों ने बात कर रहे हैं, बच्चों ने पढ़ना है, छोटे छोटे के साथ में और जो हो गया उसके बारे में कुछ नहीं कर, इसके बाद आगे जाओगे उसके बाद की जिम्मेदारी। पूरा विश्वास है आप पे, आप शांति आप देखिए बिल्कुल किसी भी तरह के कोई भी निकाल दीजिए। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर आईन है। आप सब लोगों की सलामती के लिए हम सब लोग वो है, कोई भी कुर्बानी पुलिस का माहौल कानून अपने हाथ यहाँ से जो कभी कभी पत्थर फैक्ट्री की गोलाबारी नहीं यहाँ नहीं बंद करिए। आप हम साहब के साथ रहना यह आपका फर्ज है। आप भरोसा रखिए कि आप लोगों कोई तकलीफ है, कोई पूछा आपको भी अपने साथ में थोड़ा खबर भी करना चाहिए, पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। कोई तकलीफ है अब बाकी हम लोग यहाँ सर हम बिल्कुल आपके साथ हैं। कानून अपने हाथ में नहीं, आप रहते दो यार किसी तरह से। देखिए ऐसा है, कानून के अंदर में हमारे को रहना ये हमारा फर्ज भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे अपने लिए और हमारे बच्चों के इनकी सलामती भी है। अपने हम में रहना पीछे और जैसे घूमेंगे ऐसे पीछे अपने बच्चों के साथ में अपने घरों में जाने। अगर कोई तकलीफ होती है मेरे को ठीक है सर, अगर कोई आप सबको सबको बताया गया कोई तकलीफ कोई नहीं ऐसा यार आप भी सुरक्षित तभी हैं जब आप अपनी सुरक्षा का उतना ही ख्याल रखें जितने अपने पड़ोसी की सुरक्षा हो। इन लोगों को आपके भाइयों से भी ज्यादा हुआ है, आपको साथ रहना है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं और आपकी हिफाजत करने का यह हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं।
आज पे हम पे हमले ना किए जाए नहीं, इसके लिए कोई आप नहीं होगा। उनको आप भी अपने आप को कंट्रोल में रखिए, सब्र में रखिए, भगवान से डरें। आपको भी कोई वो नहीं होगा, कोई वहाँ से कोई खतरा नहीं होगा। अजय डोभाल ने हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को भरोसा दिलाया, सबसे कहा कि कोई कानून हाथ में न ले, गोलीबारी ना हो, पत्थरबाजी ना हो, आगजनी ना हो, कानून के दायरे में रहें। और जो माहौल दिखा उसमें लगा कि लोगों को अजय डोभाल की बात समझ में आई, शायद भरोसा पैदा हुआ। अजय डोभाल ने ब्रह्मपुर में रहने वाली एक स्टूडेंट इफ्रा परवेज से बात की। ये बात सुनने वाली है। इफ्रा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन दंगे की वजह से उसने कहा कि वो कॉलेज नहीं जा पा रही, घर से निकलने में डर लगता है। और अजय डोभाल ने किन परिस्थितियों में इफ्रा की पूरी बात सुनी और कैसे उसे समझाया, ये देखने वाली बात है। सुनने दीजिए मुझे। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यार जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे सर, प्लीज वी आर नॉट सेफ, वी आर ऑन होम सर। सर वी आर नॉट फाइटिंग विद टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर सर मैं सिर्फ आपसे told to me by others also, and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government, it is a responsibility of the police, and everybody will stand up to their responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज करेगी। डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। Okay. There is some strong step for us Okay. sir. Okay. We are believe you sir. Okay. Thank you for coming. Thank you very much. Thank you. I give you my word of honor. We will do everything. अरे यार आए हैं ना, अरे एचएम साहब ने हमें भेजा है, तो हम अकेले थोड़ी आए भाई। पीएम साहब के हुक्म से आए, एचएम साहब के हुक्म से आए, पूरी उनको ये मोहतरमा तो जाने दे रहा है। इन इलाकों में अजय डोभाल जिंदाबाद के नारे लगे तो अजय डोभाल ने लोगों से कहा वो सियासत की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से आए हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री ने भेजा है। इसके बाद अजय डोभाल ने अपना असेसमेंट मीडिया से शेयर किया। मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जहती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं। और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती की जिम्मेदारी ले। हम एचएम साहब ने इसका वो किया है और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं और पीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी, जो कुछ हो गया वो हो गया। लेकिन इसके बाद जिस तरह से लोग ताउन कर रहे हैं, जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि यहाँ पर बिल्कुल शांति रहेगी और हर एरिया के अंदर में अब कोई वो नहीं होगा। अब यह है कि मेरा मैसेज यही है कि हर एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है, वो अपने समाज को भी प्यार करता है, वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करता है, वो अपने घर को भी प्यार करता है। अगर उसे प्यार करना है तो उन्हें अपने उन सब लोगों के साथ में एक बड़ी एकता के साथ में, एक सहानुभूति के साथ में, एक समरसता के साथ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए और एक दूसरे की समस्याओं को बढ़ाने का नहीं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मोहल्ले में जिसे मुझे बताया गया कि सबसे ज़्यादा वो थी और सबसे ज़्यादा दुराव था जहाँ गोलियाँ चली, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आज बिल्कुल अमन है। सब लोगों ने झंडे लगा रखे, सब लोग कह रहे हैं हमें शांति चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल शांति हो गया। अब जाके देखें लोगों से, ये घर के ऊपर जो लोग खड़े हैं यहाँ पर दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर, कहीं किसी तरह का वायलेंस नहीं है। अजय डोभाल के जज्बे की, हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि उस इलाकों में गए जहाँ पर दंगे हुए थे, जहाँ लोग नाराज़ हैं, जहाँ कुछ भी हो सकता था, न सिर पर हेलमेट था, न छाती पर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट थी। अजय डोभाल लोगों के बीच में मिले, घुल मिल गए, पतली पतली गलियों में गए। अजय डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कोई नेता नहीं है। वो चाहते तो अपनी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर रणनीति बना सकते थे, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने खतरा उठाया,
दंगा प्रभावित इलाके के लोगों को मैसेज दिया, हिंदू हो या मुसलमान दोनों को भरोसा दिया। दूसरी बात है, अजीत डोभाल ने पुलिस फोर्स का विश्वास बढ़ाया, मैसेज दिया कि हम बंद कमरों में बैठकर पुलिस फोर्स को वहां भेज दें, खतरा उठाने के लिए इतना नहीं है। सिक्योरिटी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा अफसर आम पुलिस वालों की तरह जनता के बीच गया। जरा सोचिए, एक पुलिस वाले को गोली मार दी गई, कई हॉस्पिटल में पुलिस पर कहीं तेजाब फेंका गया तो कहीं उबलता पानी, तो भी पुलिस ने कंट्रोल रखा, संयम बरता। ऐसे में पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी और ये काम अजीत डोभाल ने बखूबी करके दिखाया। पुलिस को लीडरशिप चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और ये काम भी आज अजीत डोभाल ने किया। अब अजीत डोभाल जिन इलाकों में गए थे वहाँ पर क्या असर हुआ? अजीत डोभाल कल रात को भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इन इलाकों में गए थे, वहाँ क्या हालात हैं ये जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स हमारे साथ में हैं और इन रिपोर्टर्स ने, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ी बहादुरी से, बड़ी जिम्मेदारी से दिल्ली के दंगों की रिपोर्टिंग की है, खतरा उठाकर ये खबरें आप तक पहुँचाई हैं। सीलमपुर से पवन नारा हैं और मौजपुर में सौरभ श्रीवास्तव और ब्रह्मपुरी से कुमार सोनू। पवन, पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत डोभाल के साथ आप, मैं देख रहा था उन इलाकों में चल रहे थे अजीत डोभाल, जहां जा गए और आपने लोगों से बात की, तो क्या असर हुआ अजीत डोभाल के वहां जाने का? जी सर, ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पिछले 24 घंटे में दंगे की स्थिति को काबू करने के लिए आज सड़क पर उतरे थे। एक लीडरशिप क्वालिटी जो दिखनी चाहिए थी वो दिखी। दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल ये लोगों की शिकायत थी कि पुलिस प्रेजेंस नहीं दिखाई दी। अजीत डोभाल ने लोगों से बात की, मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत भरोसे की है। जब वो जनता से बात कर रहे थे तो वो भरोसा पास कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। हर किसी के कंधे पे हाथ रख के उसको समझाया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए। जो सबसे बड़ी बात थी, जो मैसेज उन्होंने दिया वो ये कि आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आपका पड़ोसी सुरक्षित है। इस तरह की जब बातें की और जब इतना बड़ा सिक्योरिटी एडवाइज़र जब सड़क पर लोगों के बीच गया तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोग सैकड़ों की संख्या में गलियों से निकलकर बाहर आए, जिनको देखकर पुलिस कई बार ऐसी स्थिति में अलर्ट हो जाती है। वो उनके बीच गए, खुले मिले, उनसे बात की और उन्हें भरोसा दिखाया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों ने शिकायत सियासी बयानबाजी को लेकर की तो अजीत डोभाल ने कहा कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। मैं आपको अपनी जुबान देता हूं कि आप सुरक्षित हैं, कानून हाथ में न लें, इकट्ठे ना हो, कानून अपना काम करेगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। जब इतना बड़ा अधिकारी सड़क पर उतरकर ये भरोसा देता है, उसका असर हमने देखा कि जब अजीत डोभाल का काफिला गुजर चुका था उस वक्त हजारों लोग सड़क पर थे और सब चुपचाप शांति से अपने घरों की ओर लौट गए और एक जो भरोसा देने की कोशिश थी वो कामयाब नजर आई। चलो, ये अच्छी खबर आपने बताई पवन। जो कोशिश अजीत डोभाल ने की, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, उसका फायदा हुआ। मौजपुर चलते हैं, यहाँ पर सौरभ श्रीवास्तव मौजूद हैं। सौरभ, मौजपुर सब जानते हैं वो इलाका है जहाँ बहुत वायलेंस हुई, बहुत आगजनी हुई, गोलियां भी चली, बहुत टेंशन थी। तो अब क्या लगता है, कुछ हालात सुधरे हैं वहां पर? रजत जी, ये मौजपुर का जो इलाका है, जाफराबाद के बाद सबसे ज्यादा का टेंशन वाला माहौल जो है वो यहीं पर क्रिएट हुआ था। लेकिन पिछले अगर 24 घंटे में अगर हम देखें तो अजीत डोभाल जब से सड़क पर उतरे हैं तो एक अंतर जरूर देखने को मिला। कम से कम 75% यहाँ पर जो टेंशन था वो ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। पूरी तरीके से अब लोग सड़क पर निकल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकान भी खुल रही है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अजीत डोभाल सड़क पर उतरे हैं, अगर शायद 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर सड़क पर उतर जाते तो स्थिति सामान्य हो जाती। क्योंकि इकबाल जो होता है वो वर्दी में होता है, वर्दी का इकबाल कम नहीं होना चाहिए। यही आज देखने को मिला है, अधिकारियों का इकबाल कम नहीं होना चाहिए। अधिकारी बाहर निकला और वो भी सूबे का नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा अधिकारी वो बाहर निकला और जो जितने भी अधिकारी हैं उन सबको साथ में लेकर के पैदल चल रहा था, गश्त कर रहा था, सबके बारे में सोच रहा था, समझ रहा था, उनसे पूछ रहा था कि आखिरकार क्या दिक्कत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हालात सामान्य करने चाहिए। हालात सामान्य हो चुके हैं और आगे भी आप सबको साथ में रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यह संदेश उन्होंने दिया और अब वही उसका जो असर हम देख पा रहे हैं। अब पूरी तरीके से हालात अब सामान्य होता यहां नजर आ रहा है। ये सौरभ, आपने जो बात बताई बहुत राहत देने वाली है, सबको ये सुन के अच्छा लगेगा कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और आप अपना ख्याल रखिए।
कुमार सोनू के पास चलते हैं, ब्रह्मपुरी में मौजूद हैं। और सोनू, ब्रह्मपुरी में भी हमने देखा काफी आगजनी की घटनाएं हुई थी और बड़ा डर का माहौल था, तो क्या कुछ हालत बेहतर हुए हैं वहां पर? देखिए रजत जी, मैं आपको बताऊं कि जो मौजपुर है वो एपी सेंटर है और बिल्कुल मौजपुर से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये ब्रह्मपुरी का इलाका है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पर भी पूरे इलाके में टेंशन थी, क्योंकि 2 गुट जो है बिल्कुल आमने सामने थे। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, ठीक मेरे पीछे जो सड़क आपको देख रही है, यहीं से जो है अजीत डोभाल सीधा अंदर गए, ब्रह्मपुरी में मिले लोगों से, सीलमपुर में लोगों से मिले और जो इफ्रा परवेज थी उनसे वहां पर उन्होंने बात की। तो एक जो खौफ वाला एक लगातार माहौल था, हम जो है लगातार डर रहे थे कि अंदर मॉब है, वहां पर जाके उनसे बात कैसे करें, वो हमें भी डर था। लेकिन जब अजीत डोभाल यहां से निकले तो मैं अंदर गया। तकरीबन 700 से 800 लोग जो है इस वक्त सड़कों पर थे। हमने उनके बीच में जाकर इफ्रा परवेज से बात की, उनके पिता से बात की, तो बिल्कुल सामान्य माहौल था और सब ने कहा कि भाई साहब आप आइए, आपका स्वागत है, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग खड़े हैं, आप जाइए आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल खौफ वाला माहौल नहीं लगा। ये जरूर तस्वीर जो है अगर बदलती देखें कि जो 24 घंटे में एनएसए अजीत डोभाल 2 बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए, एक बार आधी रात को उन्होंने पूरे हिंसाग्रसित इलाकों में दौरा किया, एक बार दिन में वो आए और दिन का फैसला उनका शायद बहुत अच्छा था कि वो लोगों से बात करें, उनमें कॉन्फिडेंस लेके आए कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, जनजीवन सामान्य करने में एक अपनी भागीदारी दें। तो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बहुत सुधरा। 24 घंटे पहले की तस्वीर अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की देखें तो हिंसा भड़की हुई थी, तनाव था पूरे इलाके में, लेकिन 24 घंटे बाद जो एकदम तस्वीर अजीत डोभाल के आने से बिल्कुल पलट कर रख दी उन्होंने। और कहीं ना कहीं लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना जरूरी सामान जो है लेने के लिए निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहद अब सामान्य होती दिख रही है। लोगों के मन से हिंसा का डर निकल रहा है। तो रजत जी, मैं ये कहूंगा कि 24 घंटे में 2 बार उनका उत्तर पूर्वी दिल्ली में आना कहीं ना कहीं लोगों में एक हिम्मत जरूर जगाई है उन्होंने। जी पवन, सौरभ और कुमार सानू, तीनों आपने बहुत मेहनत की है और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने कल आपको हेलमेट लगाए, कभी किसी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रिपोर्टिंग करते देखा था। अब आपके चेहरे पर भी उतना तनाव नहीं है, लेकिन तो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सही है कि इस वक्त हालात काबू में हैं, जैसे इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर्स बता रहे थे, स्पॉट से बता रहे थे। कल तक तो ये लग रहा था कि दिल्ली पुलिस के पास न फोर्स है, न दंगों से निपटने कोई रणनीति है और न कोई लीडरशिप, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज फोर्स भी नजर आई, अजीत डोभाल की कमांड भी नजर आई, लोगों में विश्वास भी नजर आया और यह साफ हुआ कि 3 दिन तक दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके पीछे बड़ी साजिश थी। ये कोई ऐसी हिंसा नहीं थी कि 2 गुटों में झगड़ा हुआ और अचानक हिंसा भड़क गई। ये प्री प्लान था। दंगे के पीछे साजिश कितनी गहरी थी इसका अंदाजा तब लगा जब आज सुबह चांदबाग इलाके से आईबी के एक अफसर का शव बरामद हुआ। इनकी हत्या कल शाम को की गई, लेकिन डेड बॉडी आज सुबह चांदबाग इलाके के एक नाले से मिली। दंगाइयों ने अंकित की हत्या करके उनका शव नाले में फेंक दिया था। अंकित शर्मा 3 साल पहले यानी 2017 में आईबी में भर्ती हुए थे और उनके पिता आईबी में ही हेड कांस्टेबल हैं। ठीक इसी नाले पे एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि चारों तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी अंकित के बारे में और इसीलिए ठीक यहां पर जहां पर ये बांस के डंडे रखे हुए हैं, ठीक यहीं पर एक शव बुरी हालत में फ्लोट करता हुआ दिखाई दिया। आनन फानन में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे। ये नाला अंकित के घर से महज 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। आसपास यहां पे ये शिव विहार और दयालपुर की तरफ कनेक्ट करता हुआ रास्ता है और फिर उसके बाद छानबीन शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची, शव को बाहर निकाला गया और सभी चौंक गए, क्योंकि अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो ऑफिसर जो बेहद बहादुरी के साथ यहां पर लोगों को समझाने आया था, उसका शव यहां पर पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस ऑफिसर ने हर चुनौती का सामना किया और यहां पे लोगों को समझाने की कोशिश भी की। इसीलिए इस समय दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी बात पर भी आके चल रही है कि क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की इस जानकारी के बारे में औरों को भी पता था, क्या इसीलिए उनको मौत के घाट उतारा गया। आखिरकार पूरा सीक्वेंस क्या है। यहां पर जो तमाम एरियाज हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, उनको चेक किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस समय दिल्ली पुलिस करीबन 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साथ में पीस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। यहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं उनसे भी इस बात की जानकारी ली जा रही है कि उपद्रव के टाइम पर जब अंकित यहां से क्रॉस कर रहे थे, किन किन लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की।
सर सभी को पता है यहाँ कितना अच्छा बच्चा था मेरा। अब वो अचानक ही सर उन्होंने ताहिर के यहाँ से बच्चे वो आए बदमाश और अचानक पकड़ कर ले गए सर बच्चे को। कब जानकारी मिली आपको कि ये घटना घट गई है और फिर आपने? 11-12 बजे करीब मिली सर जान। नहीं रात को सर 12 बजे करीब। फिर हम भागदौड़ करी सर, हॉस्पिटल में गए, थाने में गए, FIR करवाई, सब कुछ करा कर भी आई सभी। और फिर बॉडी मॉर्निंग में रिकवर किया आप लोगों ने? 10 बजे सर नाले में से। बॉडी की क्या हालत थी और आपको किस पे शक है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मॉब था काफ़ी ज़्यादा और ये शिव विहार का जो स्ट्रेस था, जो कि रास्ता जा रहा था, वहाँ पे ये पूरी घटना घटी। जो चांदबाग का नाला है उसमें उनका शव था। जो चांदबाग का नाला है सर उसमें सब दबा रखा था, उसका मतलब यहाँ से काट रखा था, आँख में काट रखा था, तलवार से, चाकू तलवार से काट रखा था सर। ये पत्थर बांध के वो दबा रखा था सर। ताहिर के यहाँ से बदमाश थे आए थे वे सर, ताहिर के यहाँ। ये कौन है ताहिर, क्या है ये बताइए? एक निगम पार्सल है साहब, ये आम आदमी पार्टी का निगम पार्सल है। उनके यहाँ 250-300 बंदे हों कम से मेरे हिसाब से सर। ऊपर छत पे भी थे, नीचे भी थे, सामने तो ज़्यादा थे बच्चे सर। हमारी सहानुभूति, हमारी प्रार्थना अंकित के परिवार के साथ है। दुखद घटना है, इस परिवार को सांत्वना देने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये बार बार जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाती है पता चलता जाता है कि साजिश कितनी गहरी थी। कल तक तो ये लगता था कि दिल्ली पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत पत्थर से हुई, क्योंकि पत्थरबाजी बहुत हुई थी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रतन लाल की मौत गोली लगने से हुई थी। ऑटोप्सी में साफ हो गया उनके शरीर में एक गोली फंसी थी। ये गोली बाएं कंधे से होते हुए दाएं कंधे की तरफ गई थी। इसका मतलब साफ है कि कांस्टेबल रतन लाल को गोली मारी गई, हत्या के इरादे से मारी गई और वो किसी मॉब की वायलेंस के शिकार नहीं हुए। साजिश का एक और अंग सामने आया। पुलिस ने बताया कि दंगा करने वालों की तरफ से पिछले 3 दिन में 600 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। इसका मतलब है कि दंगा करने वालों के पास हथियारों की कमी नहीं थी, गोलियों की कमी नहीं थी। अब सवाल है कि हथियार आए कहां से? पुलिस का अंदाजा है कि प्लानिंग करने वालों ने हिंसा भड़काने और आगजनी करने के लिए नासिर और छैनू गैंग को हायर किया था और इन गैंग्स की मदद से प्री प्लान साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई, गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया। नासिर और छैनू गैंग्स को दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंग माना जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद के लूनी इलाके में भी एक्टिव हैं। पुलिस इस गैंग के 12 लोगों की पहचान कर ली है और साथ ही पुलिस ये भी जांच करे कि किन लोगों ने इनको हायर किया था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की साजिश के मामले में पुलिस ने नासिर और छैनू गैंग के 12 से ज्यादा सदस्यों की पहचान की है। पुलिस को शुरू से इस बात का शक था कि जो दंगे रविवार से पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फैले थे उनमें किसी प्रोफेशनल गैंग का हाथ हो सकता है। जो सीसीटीवी और जो वीडियोस पुलिस के हाथ लगे थे उसमें पुलिस ने 12 से ज्यादा छैनू और जो नासिर गैंग है उसके सदस्यों की पहचान की है। पुलिस के मुताबिक बाकायदा दंगे फैलाने के लिए इस गैंग को हायर किया गया था। ये गैंग जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर पिछले कई साल से जो है वो सक्रिय है। उस्मानपुर, जाफराबाद, सीलमपुर और मौजपुर जैसे इलाकों में कई हत्या की वारदातों को ये जो गैंग है वो अंजाम दे चुका है। कई सीसीटीवी पिछले साल सामने आए थे जिसके अंदर ये गैंग जो है कई हत्या की वारदातों को अंजाम देता है, घरों के अंदर घुस के जो है वो गोलीबारी करता है और बड़ी ही बेरहमी से लोगों की हत्या कर देता था। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो जिस तरीके से फायरिंग इस पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर इलाके में हुई थी, लगातार कई जगहों से इस बात की सूचनाएं मिल रही थी कि जो है वो मौजपुर का इलाका हो, सीलमपुर का इलाका हो, जाफराबाद का इलाका हो, शास्त्री पार्क का इलाका हो, वहां पर लगातार फायरिंग की गई है। पुलिस टीम के ऊपर भी फायरिंग की गई थी जिसके चलते पुलिस को इस बात का शक था कि कुछ प्रोफेशनल गैंग्स जो है वो इन सभी फायरिंग के पीछे है। पुलिस के मुताबिक बकायदा छैनू गैंग और जो नासिर गैंग है उसको हायर किया गया था। इनको किन लोगों ने हायर किया इसकी तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। चाहे नासिर गैंग और छैनू गैंग जो है बड़ा ही कुख्यात गैंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं चाहे वो लोनी का इलाका हो, चाहे वो गाजियाबाद का इलाका हो, वहां पर भी ये गैंग जो है कई हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो फिलहाल 12 से ज्यादा सदस्यों की पहचान जो है वो नासिर गैंग और छैनू गैंग के सदस्यों के रूप में हुई है और पुलिस इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। गैंग्स को हायर किया गया, 600 राउंड गोलियां चली। इससे पता चलता है कि साजिश की गहराई कितनी थी, दंगा कितना प्रीप्लान था और पत्थर कितने चले इस बात को अंदाजा ही नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे मिले जिनकी छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए थे। पुलिस ने जब ड्रोन से तस्वीरें ली तो ऐसे घरों की पहचान हुई जहां पर पत्थर रखे थे और इन्हें इकट्ठा करने वाले लोगों को भी
पुलिस ने पहचाना। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुए थे, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस 18 FIR रजिस्टर कर चुकी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में है और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास CCTV फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम आई थी, पुलिस को फेस करनी पड़ी थी कि जो छतों से पत्थर वगैरह फेंके गए थे जिससे काफ़ी स्टाफ को चोटें भी आई थी, उसको आज ड्रोन से हमने छतों को चेक किया है और वहां से रिमूव भी किया गया है और जिस जिस जगह पे ऐसे पत्थर वगैरह पाए गए हैं उस पर भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। मैं संध्यावत जिन घरों की बात कर रहे थे जहां पर पत्थर थे, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये जौहरीपुर इलाके की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। कई घर ऐसे हैं जहां पर छतों पर पुलिस को पत्थरों के ढेर दिखाई दिए। पुलिस अब कैमरे से इस बात की निगरानी कर रही है कि ऐसे ही पत्थर और कहां जमा किए गए थे और इन सब पर एक्शन लिया जाएगा। एक और खतरनाक बात यह सामने आई कि दंगाइयों ने पुलिस पर सिर्फ पत्थर नहीं फेंके, कई जगहों पर भीड़ पर कंट्रोल करने में लगे पुलिस वालों पर तेजाब फेंका गया। आप सुनकर चौंक जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर घरों की छतों से, बालकनी से एसिड फेंका गया। करावल नगर इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर तेजाब फेंका गया और इस एसिड अटैक में 1 दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुए हैं और इनका सबका इलाज चल रहा है। दिल्ली में हिंसा, मारपीट और गोलीबारी की घटना साजिश थी, पूरी तैयारी के साथ उस वक्त की गई थी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे। आप पूछ सकते हैं कि ट्रंप के यहां आने के मौके पर ऐसा क्यों किया गया? ये कोई सीक्रेट नहीं है। मोदी का विरोध करने वाले मानकर बैठे थे कि दंगा होगा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आएगी तो दिल्ली में मौजूद इंटरनेशनल मीडिया सवाल उठाएगा, तो ट्रंप जरूर कुछ ऐसा कह देंगे जो मोदी के लिए एम्बैरेसमेंट होगा। बहुत सारे लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट CAA के बारे में कुछ कह देंगे और वाकई में अगर ट्रंप एक शब्द इधर उधर कह देते तो मोदी के विरोधी तूफान उठा लेते। ट्रंप ने न तो मुसलमानों के बारे में कुछ कहा, न दंगों के बारे में और न ही CAA के बारे में, बल्कि दो टूक कह दिया कि मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। वैसे मोदी के विरोधियों को उम्मीद यह भी थी कि मुसलमानों पर नहीं तो ट्रंप कश्मीर पर ही कुछ कह देंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। सच कहूं तो भारत में मोदी का विरोध करने वाले कश्मीर को लेकर, CAA को लेकर, मुसलमानों के हालात को लेकर जो उम्मीद ट्रंप से लगाए बैठे थे, वही उम्मीद पाकिस्तान और इमरान खान भी लगाए बैठे थे। ट्रंप संभल कर बोले और इन सबको निराश किया, लेकिन यह मत सोचिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई एडवर्स कमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने स्वागत में उमड़ी लाखों की भीड़ से प्रभावित हो गए थे, नरेंद्र मोदी से अभिभूत हो गए थे। असलियत है कि ट्रंप ने इन सब बातों पर नरेंद्र मोदी से चर्चा की और वे इस बात से कन्विंस हुए कि मोदी की नीति और नीयत में कोई खोट नहीं है। और यह बताने की जरूरत नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बेबाकी से बोलने वाले लीडर को कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं है। कल कांग्रेस के नेताओं ने ट्रंप के लिए दिए गए बैंक्वेट का बॉयकॉट किया था और वो भी इसलिए किया था कि बैंक्वेट के लिए सोनिया गांधी को इनवाइट नहीं किया गया था। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा और राज्यसभा में लीडर हैं उनको बुलाया गया था, लेकिन सवाल सोनिया गांधी का था और सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी का गुस्सा आज मीडिया के सामने नजर आया। सोनिया गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और सरकार से 5 सवाल पूछे। क्या सवाल थे ये आपको मैं सुनवा देता हूं। पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहां थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे? नंबर 3, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई? नंबर 4, इतवार की रात से
कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं। नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे, तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया? और इसके बाद सोनिया गांधी ने यह कहा कि 3 दिन तक जो दंगे हुए वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुए, लेकिन उन्होंने इन दंगों के लिए अमित शाह को जिम्मेदार बताया। नोट करने वाली बात यह कि राहुल गांधी आज कहीं नजर नहीं आए, लेकिन इस मामले में प्रियंका गांधी ने लीड ली। प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों को शर्मनाक कहा। प्रियंका ने कहा, इससे भी शर्मनाक यह है कि सरकार ने इन भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली की जनता से मैं अपील करती हूँ कि भगवान के लिए हिंसा मत कीजिए। हिंसा से सिर्फ आपका नुकसान होगा, ये दुख पीड़ा आप झेलेंगे। तो भगवान के लिए प्लीज हिंसा मत करिए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए और शांतिपूर्वक रहें। ये मेरा अपील है। यूपी में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से सारी कार्यकर्ताओं से, हमने कल ही कह दिया कि अगर इस तरफ कुछ फैलेगा तो प्लीज शांतिपूर्वक आप अमन को बनाए रखें और पूरा प्रयास करें कि जनता की मदद हो और शांतिपूर्वक सब हो। और उसके बाद ये वायलेंस Just one bit on women who was stuck over there asking for rescue. शर्म की बात है, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, बहुत शर्म की बात है। और शर्म की बात ये भी है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका ने जिन बीजेपी के भड़काऊ बयानों की बात की, उनका जिक्र आज कोर्ट में हुआ। हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा, क्या हिंसा भड़काने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है? आज कोर्ट में अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के उन वीडियोस का जिक्र हुआ। उन वीडियोस को सुना गया जिसमें उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काने वाली बातें कही थी। कोर्ट ने वीडियो सुनने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ बैठे, सारी वीडियोस देखें और हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो देखकर एफआईआर पर सही फैसला लिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कल इस बारे में कोर्ट को बताए। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को भरोसा होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने जो हमले किए, उनका जवाब प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ऐसे वक्त में दिल्ली में होने वाली हिंसा पर राजनीति कर रही है जब सभी सियासी दलों को शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। वो पूछ रहे कि अमित शाह कहाँ थे? अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली, कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे और लगातार गृह मंत्री पुलिस को उनका मनोबल भी बढ़ाते रहे और उनको डायरेक्शंस भी देते रहे। लेकिन कांग्रेस की ऐसे टिप्पणियों से पुलिस का मनोबल गिरता है। हम उस स्तर पे जाना नहीं चाहते कि कौन कहाँ है, क्योंकि लोग कहेंगे बाबा कहाँ है। हमारा विश्वास है कि पुलिस की जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। किसने पत्थर भर के तैयारी की, किसकी ने गोली चलाई, किन्होंने पुलिस को मारा, किन्होंने वाहन को आग के हवाले कर दिया और किसने पिछले 2 महीने से उकसाया, ये सब सच्चाई बाहर आएगी जांच से। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने याद दिलाया कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उस पर प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने लोगों से शांति की अपील की है। पुलिस पूरी तरह से काम में लगी है, हालात पर काबू है। लेकिन सोनिया गांधी का जो कमेंट था वो अनफॉर्चुनेट है, गलत है। प्रधानमंत्री जी ने शांति की अपील की है, गृह मंत्री जी ने हर पार्टियों की बैठक बुलाई और हमारी पुलिस और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं बहुत ही काम कर रही हैं। कई लोगों ने हिंसा जानबूझकर फैलाया, कुछ लोगों ने छतों से भी
खुराफात की कई बार टीवी पर दिखाया पड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। अभी हम सबों की कोशिश है कि वहां शांति होनी चाहिए। अभी का समय शांति और सद्भाव का है। सोनिया गांधी की जो टिप्पणी अभी हुई है वो असमय है और कई मामले में अनुचित है। एक बड़ी पार्टी जिसने 50 साल देश पर राज किया है, उसके अध्यक्ष को जब शांति और सद्भाव की पहल करनी चाहिए, उस समय भी राजनीति ही सूची है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति करने में असदुद्दीन ओवैसी भी कम नहीं है। उन्हें तो अजीत डोभाल का इन इलाकों में जाना भी पसंद नहीं आया। ओवैसी ने कहा दिल्ली में जो कुछ हुआ उस सरकार के एक्शन में ना आने की वजह से हुआ, और आज जो सरकार ने एक्शन लिया, एनएसए वहां गए, वो जाना भी गलत था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो दिल्ली में हुआ है और अभी हो रहा है, वो उसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रोग्राम है, जेनोसाइड है, और ये हमको गुजरात 2002 की याद दिलाता है। यकीनन जिस तरह से सरकार की खामोशी और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई हरकत नहीं की जाती है, नाहिली का नहीं है मसला, इनकी डेलिबरेट इन एक्शन की वजह से। और पुलिस तो कॉम्प्लिसिट है वहां पर, पुलिस तो मिली हुई दंगाइयों के साथ। 308 की आपकी मेजॉरिटी है। क्या फायदे की आपकी मेजॉरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत जब आप कुछ नहीं कर सकते? एनएसए के कॉन्वॉय में खुद 2 मोटरसाइकिल पर 3-3 लड़के बैठकर घुसकर उनके हाथों में लट और स्टिक्स हैं, नारे लगाते हैं। क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट करें एनएसए? दिल्ली में एनएसए रहता है ना, दिल्ली में होम मिनिस्टर का ऑफिस है, एमएचए का ऑफिस है। क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर अमित शाह? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर। जाइए ना, देश का सवाल, अब तो इलेक्शन नहीं है। आज आप होम मिनिस्टर होने का सबूत दीजिए ना। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है। ओवैसी तो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है वहां पर आर्मी को बुला लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हिंसा में बराबर की हिस्सेदार है। ओवैसी ने कहा इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए और लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। आर्मी को लाइए वहां पर, आर्मी को उतारिए, नहीं रुकने वाला है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत जानें गई हैं। एक इंसानियत का नंगा नाच वहां पर हुआ है। दिल्ली पुलिस नहीं रोकेगी। दिल्ली पुलिस बराबर की मुल्जिम है इसमें। दिल्ली पुलिस पत्थर फेंक रही है, दिल्ली पुलिस पत्थर जमा कर रही है, दिल्ली पुलिस लड़कों को मार मार कर पीट पीट कर जन गण मन वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए कह रही है। दिल्ली पुलिस के सामने जर्नलिस्ट को मारा और पीटा गया। दिल्ली पुलिस के सामने एक जर्नलिस्ट के दांत तोड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस के सामने सब चीज़ हो रहा है। दिल्ली पुलिस ही कुछ जिम्मेदार है इसकी। वो क्या करेंगे, वो क्या रोकेंगे? यही तो बीजेपी ने कर दिया है ना, नफरत फैला दी है। और जो वर्दी में पुलिस वाला है उनके दिमागों में तक बीजेपी ने डाल दिया है। चीफ मिनिस्टर छोड़िए, अब तो यूनिफॉर्म में जो आदमी है वो कर रहा है हरकत। ये हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि ये सही हो रहा है क्या? कभी तो बोलिए ना आप। क्यों नहीं प्रधानमंत्री कहते कि देश में रहना है तो आपको सिर्फ भारत का सिटीजन बन के रहना है? क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री? ओवैसी कहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर पुलिस एक्शन ले तो कहते हैं पुलिस ने एक्शन क्यों लिया, अगर पुलिस एक्शन न ले तो कहते हैं कि दंगा रोकने के लिए सरकार और पुलिस ने वक्त पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन जिन लफ्ज़ों में उन्होंने पुलिस को क्रिटिसाइज किया, पुलिस की आलोचना की, उससे मैं सही नहीं मानता। अजीत डोभाल आज उन इलाकों में गए तो उस पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए। ओवैसी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने नागरिकता कानून के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया। उन्हें डराने में ओवैसी कोई कम नहीं है। ऐसे ही डर की वजह से शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाएं उठने को तैयार नहीं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कहा ये बताएंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग के मामले की सुनवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करके रास्ता खुलवाने के मामले में कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा मीडिएशन करने वाले स्थाना रामचंद्रन और संजय हेगड़े की रिपोर्ट देखकर लगता है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकला। ऐसे माहौल में सुनवाई करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मौजूदा हालात पर सख्त कमेंट किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में
हिंसा में लोगों की मौत से वो हैरान है। जो लोग ट्रंप से मोदी के खिलाफ कुछ हासिल नहीं कर सके, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी। आस लगाए बैठे थे कि शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवर्स कमेंट करे, जरा सी कोई ऐसी बात कह दे जिससे बोलने का मौका मिल जाए कि मोदी मुसलमानों के विरोधी हैं। धरने पर बैठने वालों को, उन्हें भड़काने वालों को और मौका मिल जाए। कोर्ट ने संयम से काम लिया, मामले को टाल दिया। कोर्ट को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शाहीन बाग में बैठे लोग कोर्ट की बात भी नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो और उन्हें हटाने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करे, और फिर ये लोग सारी दुनिया में मोदी को हिटलर कहें, शाहीन बाग की तुलना जलियांवाला बाग से करें। इस डिज़ाइन को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। दिल्ली के जिन इलाकों से 3 दिन से दंगे की खबरें आ रही थी, परेशान करने वाली खबरें आ रही थी, चिंता करने वाली खबरें आ रही थी, वहाँ से आज हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल की खबर आई। एक मुस्लिम बुजुर्ग 2 बच्चों के साथ दंगे के बीच फंस गए थे, रास्ता भटक गए थे, लेकिन जब इस परिवार को वहाँ मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने देखा, इनकी मदद के लिए आगे आए, इन्हें दंगे वाली जगह से बचाकर सेफ जगह पहुंचाया। अंकल जी कहाँ भटक गए थे आप? यही भजनपुर में सर निकल करके। फिर किन लोगों ने मदद करी आपकी? हमारे साथ में ही लोग खड़े हुए, एक नहीं 50 आदमी है। समझी, कोई परेशानी हमें किसी बात की नहीं। आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित है। बच्चे भी थे? हाँ, बच्चे। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए थे आप? हमें जाना पिलकवा। अच्छा, पिलकवा। अच्छा, बच्चे आपके साथ थे? बच्चे मेरे। आप सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आप लोगों को कहाँ मिले अंकल जी? किस तरीके से आप लोगों ने मदद की? एक अच्छी मिसाल आप लोगों ने पेश की। ये बाबूजी हमारे वहाँ से निकल रहे थे क्षेत्र से, तो इनको थोड़ा सा असुरक्षा महसूस हुआ, परंतु हम सब हिंदू भाइयों ने मिलके वहाँ से इनको इकट्ठा करके और इनको सुरक्षा से अपने स्थान पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? मेरे तो साथ ही दिया है, इन्होंने साथ दिया है भाई, इज्जत के साथ दिया है, इज्जत के साथ दिया है। नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? मिलजुल के रहे? मिलजुल कर रहे हैं सब। ये हमारे देश की तहजीब है, हमारी संस्कृति है मिलजुल के रहने की, और अगर सब लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो शायद ऐसी दुख देने वाली परिस्थितियां पैदा ही नहीं होगी। अब एक नज़र उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस भड़काऊ बयानों पर एफआईआर के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी देगी। दिल्ली में हुई वायलेंस को लेकर सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस का एक डेलीगेशन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा। सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी कल महाराष्ट्र के भिवंडी में रैली करेंगे। आज की बात में इतना ही।